आज की क्लास में ग्लोबल इकोनॉमिक्स को एक अलग नज़र देखा जाएगा। यानी देखा जाएगा कि डेवलपमेंट के आधार पर जो पूरे विश्व की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था है वो कितने भागों में या किस तरीके से बढ़ सकती है, देखी जा सकती है। जैसे पिछली 3-4 क्लासों में हम लोगों ने ये देखा था कि जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है यानी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था होती है उसको हम लोगों ने ये देखा था कि सत्ता के आधार पर या कह सकते हैं ताकत के आधार पर या कह सकते हैं आप पावर के आधार पर कितने प्रकार से बांटी गई थी और कितने प्रकार से देखी गई थी। जैसे पहला था उसमें कम्युनिज्म यानी पूंजीवादी, दूसरा था साम्यवादी और तीसरी थी जिसे हम लोगों का देश चलता है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के आधार पर चली गई थी। लेकिन आज की क्लास में हमको देखा जाएगा कि डेवलपमेंट के आधार पर यानी विकास के आधार पर हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है वो किस आधार पर चलती है और कैसे बनती बिगड़ती और क्या आपस में संबंध था पूरी इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए समझ शुरू करते हैं। उसको एक चार्ट बनाता हूँ मैं शुरू में। जैसे आज क्लास में देखा जाएगा कि डेवलपमेंट के आधार पर यानी देखा जाए कि विकास के आधार पर कोई भी देश की अर्थव्यवस्था होती है वो कितने प्रकार से बांटी जाती है पूरे विश्व की इकोनॉमी। जैसे पहला मैंने बोला कि अगर डेवलपमेंट के आधार पर इसे कहेंगे विकास के आधार पर अगर देखा जाएगा तो जो पहली अर्थव्यवस्था होगी वो होगी विकसित अर्थव्यवस्था यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी। इसे कहेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी कहेंगे इसे कहा जाता है डेवलपिंग इकोनॉमी यानी इसे कहा जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था। इसे कहा जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरी जो इकोनॉमी होती है उसे कहते हैं, जैसे देखते हो कुछ क्षेत्र जो पूरी तरीके से अविकसित रहते हैं उसको बोलते हैं अनडेवलप्ड यानी इसे कहा जाएगा अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था समझा जाएगा। अब ये समझिए जब भी डेवलपमेंट के आधार पर मैंने अभी बताया कि डेवलपमेंट के आधार पर किसी पूरे विश्व की इकोनॉमी को देखेंगे तो 3 प्रकार से होगी, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अनडेवलप्ड यानी अविकसित अर्थव्यवस्था के आधार पर पूरी इकोनॉमी बटेगी। अब देखिए ये जब विकास के आधार से आप देखिए पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को जब देखा आप लोगों ने कि 3 भागों में बटा, लेकिन कोई तो पैमाना होगा जिसके आधार पर कोई तो मतलब कि फार्मूला होगा जिसके आधार पर बांट दिया गया कि 3 प्रकार है। ये तो एक नजरिया है सोच देखने का तरीका, लेकिन कोई तो पैमाना रहा होगा। तो जो पैमाना होता है उस पैमाने इसमें जो फार्मूला जो अप्लाई किया गया था वो है रिसोर्स के आधार पर। जैसे देखे होंगे कि पूरी ये जो धरती है, ठीक है, ये पूरी जो दुनिया है इस दुनिया में 3-4 से 4 प्रकार के रिसोर्स होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कहा जा सकता है। अगर रिसोर्स की अगर बात की जाए तो समझिए अगर रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो पूरे इस धरती पर 3 प्रकार के रिसोर्स मौजूद हैं। पहला रिसोर्स है इसे कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज यानी इसे हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। दूसरा इसे कहा जाता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया, इसे बोला जाएगा भौतिक संसाधन। तीसरा जो रिसोर्स है इसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जैसे हम लोग हैं ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इसे हिंदी में कहेंगे मानव संसाधन। तो जब भी रिसोर्सेज की बात आएगी तो 3 प्रकार से रिसोर्स होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। थोड़ा इसको समझते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप जो भी कुछ हमको मिला है यानी जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, हवा हो गई, मिट्टी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी क्या है प्रकृति द्वारा, पानी हो गया, नदियाँ हो गई, ये सभी क्या है पृथ्वी द्वारा यानी प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप जो भी कुछ हमको मिला है वो सब किसमें शामिल होगा, वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत शामिल होगा। अब फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब ये समझिए यानी भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन जो आप बचपन में या कभी छोटे क्लास में पढ़े होंगे तो सिंपल सा पढ़े होंगे कि इंसानों द्वारा जो बनाया गया तो उसे कहते हैं भौतिक संसाधन। जैसे पंखा, टीवी, घड़ी, मोबाइल, कैमरा, मार्कर, ये बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड, इस सबको आप कहते हैं भौतिक संसाधन। लेकिन जब इकोनॉमी के नजरिए से जब इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स नजरिए से समझेंगे यानी जब बृहद इकोनॉमिक्स नजरिए जब देखेंगे, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें आप जब समझेंगे इकोनॉमिक्स के नजरिए जब बड़े रूप में देखेंगे, क्योंकि बात हो रही है किसकी, ग्लोबल इकोनॉमी की यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, बड़े लेवल की बात चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे पंखा, टीवी, फैन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा जैसे इंडस्ट्री, मानव द्वारा इंडस्ट्री शुरू की गई तो इंडस्ट्री में इसमें कहेंगे कि वो फिजिकल रिसोर्सेज है। दूसरा इसे कहते हैं कि मानव द्वारा ही क्या बनाई गई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है मानव द्वारा, तो जो टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगा, वो फिजिकल रिसोर्सेज होगा। ठीक। तीसरा उसके बाद देखिए मानव के जितने भी एजुकेशन, जितना भी मानव द्वारा शिक्षा या नई चीज़ें जो आइडियाज़ आ रहे हैं इसमें आप इसको आप कहते हैं यहाँ पे एजुकेशन का मतलब इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं आइडिया यानी नए
विचार कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो एजुकेशन ये 3 तरीके से होता है। तो फिजिकल रिसोर्सेज अभी बात की जाएगी तो इंडस्ट्री, दूसरा हो जाएगी टेक्नोलॉजी और तीसरा होगा एजुकेशन। ये 3 प्रकार से फिजिकल रिसोर्सेज को देखते हैं, भौतिक संसाधन के नज़र से आप देखते हैं। अब तीसरा समझिए, तीसरा यानी ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी इसे कहेंगे मानव संसाधन। अब मानव संसाधन का सिंपल सा मतलब ये, जैसे मानव संसाधन में आ जाऊंगा मैं, कोई इंसान, किसी देश का कोई नागरिक। जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए मैं जितना अपने दिमाग से, अपने आइडिया से देश की तरक्की में जितना योगदान दूंगा या जितना कम योगदान दूंगा, वो मेरे द्वारा किया गया कार्य होगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा योगदान दूंगा देश की जीडीपी में, देश की तकनीक में, देश की शिक्षा में, जितना भी मेरा योगदान है वो क्या होगा, मेरे द्वारा किया गया वो योगदान है। तो मैं इस देश का क्या हूँ, नागरिक, यानी इस देश का मैं इंसान हूँ। तो मैं इस देश का क्या हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मैं इस देश का मानव संसाधन कहलाऊंगा, इस तरीके से। तो ये जो रिसोर्स होते हैं 3 नजर से देखे जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के आधार पर देखे जाते हैं। अब ये समझिए कि इन्हीं तीनों रिसोर्सेज के आधार पर, यानी नेचुरल, फिजिकल और ह्यूमन के आधार पर आप अंदाजा लगाएंगे कि कोई भी देश विकसित हो पाता है या कोई देश अभी विकासशील के रास्ते पर, यानी अभी पटरी पर चल रहा है, या कोई भी देश अभी क्या है, अभी भी वो विकास के रास्ते पर, यानी इकोनॉमी के रास्ते पर अभी भी वो अभी उस पर स्टेशन पर अभी पहुंचा ही नहीं, यानी अभी ट्रेन उसको मिली ही नहीं है, तो वो अभी क्या हो जाएंगे, अनडेवलप्ड। तो अब ये समझते हैं कि आखिर इस आधार पर कैसे कैसे इसको बांटा जाता है, कैसे कैसे इसको समझा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसी में ये अब शुरू किया जाएगा, आखिर देखा जाए कि विकसित अर्थव्यवस्था, पहले इकोनॉमी को देखते हैं कि आखिर ये विकसित अर्थव्यवस्था कैसे विकसित बन जाती है, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था यानी विकासशील, विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, अब इसमें ये देखते हैं कि आखिर ये विकसित अर्थव्यवस्था ऐसा क्या क्या करती हैं जिसकी वजह से ये डेवलप्ड हो जाती है, या इनमें कौन कौन से गुण देखे जाते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज देखी जाती है जिसकी वजह से ये विकसित अर्थव्यवस्था एंड डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, पहला तो इसमें यही कहा जाता है, इस तरह के जो देश होते हैं इनमें पहले ये चीज देखी जाती है कि इन देशों में इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनकी जो इंडस्ट्री होती है काफ़ी तरक्की वाली, काफ़ी आगे होती है, ठीक है, अपडेट वाली, अप टू डेट वाली होती है। दूसरा ये इसमें ये देखा जाता है, इसके देश की जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी अवेयर और काफ़ी नई तकनीक में इसमें देखी जाती है। तीसरा इस देश में देखा जाता है कि इस देश के लोग बड़ी एजुकेटेड होते हैं, यानी इस देश के लोगों में जो लिटरेसी रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। या लिटरेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोगों के जो नवाचार होता है, नवाचार समझ रहे होंगे आप, जितने भी, वो भी काफ़ी उसमें तरक्की होती है। अब इसमें एक और चीज़ देखा जाता है कि इस देश की जो जीडीपी होती है, उस देश की जीडीपी में क्या होती है, जीडीपी उस देश की अधिक से अधिक होती है। और ये भी देखा है कि इस देश में जो पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम साथ ही साथ वो भी होती है। और यहाँ पे एक और चीज़, खास चीज़ देखी है जिसका नाम है पॉपुलेशन, यानी उस देश की जो जनसंख्या होती है, जो उस देश की जनसंख्या होती है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी ना होकर उसमें क्या होती है, उसमें एक तरीके से कमी होती है। तो ये विकसित अर्थव्यवस्था के काफ़ी सारे ये गुण हैं और ये काफ़ी सारे इसके प्रॉपर्टी, यानी इसमें क्वालिटी है। अब इसको समझते हैं कि आखिर कैसे इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मैंने बोला कि इस देशों में तकनीकी और इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा होता है। तब उसे देखिए होता क्या है, अगर इस देश में क्या है, तकनीकी जो इंडस्ट्री यानी जो फिजिकल रिसोर्सेस है वो क्या है, वो अधिक से अधिक है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी जो वहाँ के लोग हो गए, ह्यूमन रिसोर्स में क्या आ जाएंगे, कंपनी में काम करने वाले लोग हो गए, कंपनी के मालिक हो गए, अधिकारी हो गए, या आप एक शब्द में कह सकते हैं कि पूरी सरकार भी हो गई, ह्यूमन रिसोर्स में शामिल होगी। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करता है कि फिजिकल रिसोर्सेज के अधिक होने की वजह से, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज के अधिक होने की वजह से वो नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी वो नेचुरल रिसोर्सेज का वो अधिक से अधिक वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक वो प्रयोग कर लेते हैं, ये इनका अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, इनका अधिक से अधिक वो यूज कर लेते हैं। किस रूप में, इनका वो मनी के रूप में, यानी इनका वो मनी के रूप में चेंजिंग कर लेते हैं, यानी वो मनी के रूप में धीरे धीरे पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, ठीक है, मनी के रूप में बदलाव हो जाता है। अब जब बदलाव होता है तो होता क्या है, जब बदलाव जब हुआ तो हुआ क्या, यानी उस देश में क्या हुआ, जब देखिएगा नेचुरल रिसोर्सेज का उन लोगों ने क्या किया, अधिक से अधिक प्रयोग किया, यानी प्रयोग की जगह आप कह सकते हैं कि क्या किया है, उनका दोहन किया है। दोहन किया है कि मतलब उनका रूप में चेंज किया, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहली क्लास में, इसको क्या बोलते हैं उसमें, पूंजीवाद में मैंने आपको बताया था कि कोई पूंजीवाद में जो उद्योग होते हैं उनका एक ही पॉइंट होता है, उनका एक ही पर्पज होता है, क्या,
प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, किसी भी तरीके से वो लाभ अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का अधिक से अधिक क्या करते हैं, दोहन करते हैं। जब दोहन करते हैं तो उनका बदलाव किस रूप में होता है, उनका परिवर्तन हो जाता है किस रूप में, मनी के रूप में। मनी के रूप में उनका परिवर्तन हो जाता है। जब मनी के रूप में जब बदलाव उनका हो जाता है तो वो जब देखिए, जब उस देश की जब मनी बढ़ी, जब मनी बढ़ेगी तो उस देश की जीडीपी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि किसी देश की जब जीडीपी कैसे बढ़ती है किस देश की, जब उस देश की मनी यानी उस देश की इनकम क्या हो, उसमें बढ़ोतरी होती है। अब ये समझिए, जब देश की जब जीडीपी बढ़ती है तो उस देश की अपने आप उस देश क्या होता है, अमीर होता है। अब उस देश की देखिए, उस देश का साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उस देश के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम होती है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी क्या होती चली जाती है, वो बढ़ती चली जाती है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर उन देश के लोगों का ये जीडीपी बढ़ने के साथ साथ वहां के लोगों का पर कैपिटा इनकम यानी वहां के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। अब समझिए तो कैसे बढ़ता है। जैसे आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे जीडीपी का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जीडीपी का सिंपल सा मतलब ये होता है, किसी भी देश में मान लीजिए कोई भी देश है, अगर मान लीजिए देश है, तो इस देश के अंदर जो भी कुछ उत्पादन होगा एक साल में, यानी एक साल में जो भी कुछ उत्पादन होगा, या तो प्रोडक्शन होगा, या तो उस किसी वस्तु का उत्पादन होगा, या किसी सर्विस का उत्पादन होगा, तो जितना भी सब उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा, साल भर की उसकी जीडीपी उस देश की। यानी साल भर में इतना भी उत्पादन हो रहा है उस देश की क्या हो गई, जीडीपी। वैसे ही देश की क्या निकालते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम भी निकालते हैं। वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो जीडीपी होती है उसमें जो भी जनसंख्या होती है उस देश की, उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो उस देश की क्या हो जाती है, पर कैपिटा इनकम उसको प्राप्त हो जाती है जीडीपी बटा यानी पॉपुलेशन करने से। अब देखिए क्यों ऐसा होता है कि वहाँ के लोगों जो जीडीपी है, जीडीपी भी अधिक होती है और वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी अधिक होती है। कैसे, समझिए। मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ के लोगों का जो एजुकेशन होता है, यानी वहाँ के लोगों की जो शिक्षा होती है वो काफ़ी अधिक होती है, यानी लिटरेसी रेट अधिक होती है, यानी वहाँ के लोग शिक्षित बहुत अधिक होते हैं। तो होता क्या है कि वो लोग शिक्षित होते हैं और उन लोगों को ये पता होता है कि जब किसी देश की जब पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है तो वहाँ के लोगों पर प्रति यानी जनसंख्या जो होगी उसको क्या करनी पड़ेगी, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए लोग जानते हैं, साक्षर होते हैं, इसलिए वो जनसंख्या पर काफी नियंत्रण करते हैं और सरकार भी जागरूक होती है, जनसंख्या नियंत्रण पर काफी अधिक से अधिक कैंपेन चलाती है, काम करती है, तो जनसंख्या नियंत्रण भी होता है। इसीलिए होता क्या है कि पर कैपिटा इनकम बराबर होता है जीडीपी बटा पॉपुलेशन। तो यहाँ के लोग ये समझते हैं जब जनसंख्या जब कम होगी तभी ये जीडीपी से जब डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा क्या आएगी, अधिक आएगी। इसीलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल करते हैं, इसीलिए यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो क्या होती है, अधिक होती चली जाती है। ठीक है, यही चीज़ है। क्योंकि अब लेकिन वही देख लीजिए, वही अगर आप इंडिया की अगर बात करें, थोड़ी देर अगर इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया को देखिए, अपनी देश की जो जीडीपी आती है इंडिया की, यानी इंडिया की जो जीडीपी आती है वो अक्सर देखिए तीसरे नंबर पर पीपीपी के आधार पर आती है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर आती है। लेकिन वही जब नॉमिनल रूप में जब उसको लेते हैं तो देखते हैं कि वो भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर आती है। और वही देखते हैं कि भारत की जब जीडीपी जब 5वें नंबर पर आ रही है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन वही जब पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है भारत के लोगों की, तो भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम आती है 142वें नंबर पर। सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि अपने देश की जो इनकम है, टोटल इनकम, वो है 5वें नंबर पर, लेकिन अपने देश की जो लोगों की जो आय है वो किस नंबर पर, जो प्रति व्यक्ति आय है वो किस नंबर पर है, 142वें नंबर पर। कितनी बड़ी प्रॉब्लम देख लीजिए। यानी अपना देश तो अमीर है लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। ये होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी देश की जब वास्तविक जो इकोनॉमी के रूप में जब वास्तविक खुशी जब मापी जाती है, यानी वास्तविक खुशी का मतलब ये है पैसे के रूप में, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी उसे ये बोला जाता है कि आर्थिक समृद्धि। समृद्धि आप समझे होंगे। आप आर्थिक समृद्धि में सबसे अच्छा जो पैमाना होता है मापने का, उसमें जीडीपी ना होकर के क्या होता है, सबसे अच्छा पैमाना होता है पर कैपिटा इनकम देखा है। तो वास्तव में कोई देश अगर खुश है, अगर पैसे के मामले में, धन के मामले में कोई देश खुश है तो सिंपल सी बात है उस देश का पर कैपिटा इनकम क्या है, अच्छा है। लेकिन अपने देश में देखिए पर कैपिटा इनकम किस नंबर पर आता है, 142वें नंबर पर आता है। इसीलिए देखिएगा जब भी भारत में जब भी कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, तो हमेशा वो क्या करती है, मन से बार बार यही बोलती है, जितने भी मंच होते हैं वहां से ये बोलती है कि भारत की जीडीपी को हमने इतना अधिक कर दिया। भारत की जीडीपी 5वें नंबर चली गई, 7वें नंबर पर थी, 5वें नंबर पर चली गई। लेकिन
कभी भी कोई नेता लीडर कभी भी भारत के पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, भारत का जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना पड़ेगा और भारत जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि देखें ना, क्योंकि विदेशों में साक्षरता वो लोग समझते हैं कि अपने देश की अगर वास्तव में खुशी रहना है तो जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए और पर कैपिटा इनकम का अधिक होना चाहिए। लेकिन भारत में जनसंख्या नियंत्रण पे कोई बात नहीं करता है। भारत में जनसंख्या बढ़ना बोला जाता है भगवान की देन है। तो यही है बड़ी प्रॉब्लम भारत में एक तरीके से, ठीक। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में लगभग सभी समस्याओं का जड़ लगभग देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि है। इसीलिए देखिए भारत की जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि की जगह जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यानी जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है भारत की, सोचिए भारत की जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट बोल दिया गया। यानी कुल मिलाकर इस तरीके से भारत सरकार को ये समझना पड़ेगा। देखिए 1 से 1.5 सालों में कोई ना कोई एक अध्यादेश या कुछ भी आपके सामने बिल्कुल ही आपके सामने आएगा इस तरीके से। तो कुल मिलाकर ये देखा गया कि जैसे डेवलप्ड इकॉनमी में क्या क्या क्वालिटी है, जैसे डेवलप्ड इकॉनमी क्या होती है, रिच होती है, उस तरह की जो इकॉनमी होती है वहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है वो अधिक से अधिक उसका दोहन कर लेता है। तो जिससे क्या करता है, अधिक से अधिक वो इनकम में वो तब्दील हो जाता है। पूरी रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्स होता है, आप औद्योगिक क्रांति का नाम सुने ही होंगे, तब से कुछ हद से ज़्यादा ही जितना प्रकृति का दोहन था वो हद से ज़्यादा ही हो गया। आप लोग सुने होंगे, गांधी जी का एक कोटेशन भी सुने होंगे। गांधी जी एक बार कहा था कि इस धरती पर इंसान की ज़रूरत के लिए पूरे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन इंसान की लालच की पूर्ति के लिए इस धरती के जितने भी रिसोर्स हैं, यानी जितने भी संसाधन हैं, उसमें कमी आ जाएगी, यानी उससे पूर्ति नहीं हो पाएगी। ये गांधी जी का कोटेशन काफ़ी समझने वाला और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो उसमें ये देखिए, अब कुल मिलाकर प्रोसेस ये था कि मतलब कि इंसान हर तरीके से दोहन करने लगा, हर तरीके से। अब इसका मतलब बिल्कुल ये मत लगाइएगा कि जो इनकम है, यानी आप इसको पूरी तरीके से ये मत समझ लीजिएगा कि जो इनकम है यानी जो मनी है वो इंसान के हर तरीके से हर चीज़ वही है। यहाँ पे मनी की समृद्धि की बात की गई, यानी मनी से ही इंसान जो मनी के रूप में आदमी विकसित हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ आप खुशहाली से मत लगा लीजिएगा, क्योंकि खुशहाली एक अलग चीज़ है। जैसे आप लोग कई लोग देखे होंगे, कई लोगों को ऐसे कि जैसे क्या है, उनके पास ढेर सारा धन तो होता है लेकिन वो खुशहाल और स्वस्थ या देखते हैं उनको डायबिटीज़ वगैरह कई सारी प्रॉब्लम भी होती है, वो खुश नहीं होते हैं। इस तरीके से होता है। तो अब इस तरीके से ये समझिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ आपको, तो अगर मान लीजिए जैसे के लिए अगर आप इसी बात को अगर समझना है कि खुशहाली और इसमें क्या कैसे, आखिर इसका सेंस क्या है, आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो इसका सिंपल सा मतलब समझिए ये होगा। जैसे एग्जांपल के लीजिए पेपर इंडस्ट्री, जैसे पेपर इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, पेपर इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा। पेपर इंडस्ट्री सिंपल सी बात है, किससे बनता है, पेड़ों से। यानी पेपर इंडस्ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ों की, जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब इससे होगा कि पेड़ आखिर जितने भी कागज होते हैं, पेपर होते हैं, वो पेड़ से ही तो बनते हैं कुल मिला करके। तब ये मान लीजिए जो पेपर इंडस्ट्री के लोग हैं या सरकार है, वो क्या करे, अधिक से अधिक पेड़ों का दोहन करे। यानी पेपर के अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, अखबारों के अधिक से अधिक, अखबार कह सकते हैं, या अधिक से अधिक कागज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनका उत्पादन करने के लिए सरकार क्या करेगी, पेड़ों की कटाई करेगी। अब इंसान पेड़ों की इतनी अधिक कटाई कर दे, इतनी अधिक कटाई कर लेगी, एक बार में हजारों हजारों पेड़ देख रहे हैं आजकल, कट ही रहा है ढेर सारे देशों में, भारत में भी धड़ल्ले से कट रहे हैं सारे पेड़। तो अब इससे होगा क्या, इंसान पेड़ों की कटाई करके पेपर इंडस्ट्री को आगे करके मनी तो अपने पास रख लेगा, मनी इंसान खूब कमा लेगा, लेकिन साथ ही साथ पेड़ की जब कटाई होगी तो ढेर सारी समस्याएं भी सामने आएंगी। जलवायु परिवर्तन के रूप में ढेर सारी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। आपके सामने जितनी ये पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होगी। जैसे पेरिस जो समझौता हुआ था, पेरिस का समझौता, उसमें आप लोग देखे होंगे कि सभी देशों के प्रतिनिधि उन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि पृथ्वी का जो तापमान है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस क्या लाई जाएगी, उसमें कमी लाएगी। यानी 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में उसमें क्या लाएगी, कमी लाई जाएगी। इसका लक्ष्य रखा गया था। कई बार एग्जाम में पूछता भी है कि पेरिस समझौते के तहत पृथ्वी के तापमान में कितने प्रतिशत कमी की लक्ष्य रखा गया, तो जो आंसर होगा वो होगा 2% की कमी रखी गई। तो सोचिए उसमें कमी आएगी, पृथ्वी के तापमान में कमी नहीं होगी, पेड़ कट जाएंगे तो अलग चक्रवात आएंगे, अचानक से हो सकता है जो जल का जो तरीके से आप कह सकते हैं कि भूकंप भी आ सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें।
यानी वो पेड़ों की कटाई से होगा। इंसान ने क्या किया, पेड़ों की कटाई करके मनी तो खूब प्रयोग कर लिया, लेकिन बदले में इंसान ने ढेर सारी समस्याओं को भी उसको इन्वाइट मनुष्य ने कर लिया। तो कभी भी इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि जब डेवलप्ड है, जो मैं आपको बता रहा था, डेवलप्ड का मतलब पूरी तरीके से खुशहाल नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है इनकम के रूप में वो देश आगे निकल जाता है, यानी उसकी जीडीपी और उसकी जो पैसे के रूप में ताकत होती है वो आगे बढ़ जाती है। ये कुल मिला के मतलब होता है। जैसे आपको हाल ही में आपको पता होगा कि चीन में अचानक से चीन में एक नया, जैसे अक्सर आप करंट अफेयर या पर्यावरण का अगर टॉपिक आप पढ़ते होंगे तो उसमें एक टॉपिक पढ़ते होंगे कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स का नाम जरूर सुनते होंगे, क्योंकि ये कार्बन टैक्स लगभग आपके सभी करंट अफेयर के टॉपिक में, लगभग पर्यावरण के सभी टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं कार्बन टैक्स वर्तमान में आपको मिलता ही होगा। क्योंकि वर्तमान में लगभग सभी सरकारों के लिए, सभी देश के, पृथ्वी के लिए काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। तो हम सभी के लिए ज्वलंत मुद्दा है ही। वहाँ पे देखिए चीन में, अगर आपको मैं सही आंकड़ा दूं तो 2 से 3 फरवरी के बीच, अगर सही आंकड़ा डेट है अगर, तो 2 से 3 फरवरी 2019 के बीच हुआ क्या, चीन का एक शहर था, चीन का एक शहर जिसका नाम था जियू झोउ, नाम भी अजीब सा इसका नाम था जियू झोउ। चीन का एक शहर जियू झोउ। वहां के लोग देखते हैं क्या, जब सुबह का होता है सुबह, तो वहां पे लोग उठते हैं और देखते हैं क्या कि अचानक से आसमान में पूरे काले कलर की परत छप गई। परत यानी परत चढ़ गई। अब परत का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से एक प्लास्टिक की लेयर ही लग गई ब्लैक कलर की, ऐसा नहीं। कार्बन की लेयर यानी काले काले कण काफी अधिक मात्रा में आसमान में दिखने लगे। और ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वो थोड़ी देर के लिए नहीं, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरा वो लगभग उनके सामने पूरे 29 घंटे तक देखा गया। ऐसा बताया जाता है 29 घंटे तक देखा गया। तो वहाँ के लोग चकराए कि ये क्या हो गया, ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ के साइंटिस्ट, जब जगी वहाँ पे चीन की सरकार, तो वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया और ये पता लगाया कि वहाँ पे ये टोटल जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कहाँ से है, ये कार्बन उत्सर्जन के वजह से हुआ है। यानी चीन में कार्बन का इतना अधिक उत्सर्जन हो रहा है जिसकी वजह से ये समस्या सामने आई है। तो अब सरकार और वहाँ की साइंटिस्ट सभी लोग परेशान हुए। तब वहाँ पर सरकार ने जाके ये सोचा कि आखिर उसको कंट्रोल करने के लिए आखिर अब क्या किया जाए। तो उन्होंने ये किया कि कार्बन उत्सर्जन पे उन्होंने एक नया टैक्स लगाया जिसका नाम रखा गया कार्बन टैक्स। उसका नाम रखा गया कार्बन टैक्स। अब वहाँ की जनता ये परेशान हुई, अब ये समझ नहीं आया लोगों को आखिर ये नया कार्बन टैक्स क्या है। क्योंकि पहले सरकार इनकम टैक्स देती ही थी, सेल्स टैक्स देती ही थी, जीएसटी देती ही थी, तो अलग अलग तरह के लोग पहले से कर देते ही थे। अब ये नया टर्म आ गया, वो भी इस नाम से कार्बन टैक्स के रूप में, तो लोग अलग से परेशान हुए। तब लोगों को समझ में आया कि आखिर ये कार्बन टैक्स है क्या, और ये कार्बन टैक्स आखिर लगाया किस पर जाएगा, क्योंकि कार्बन है। अब ये कार्बन टैक्स कैसे लगाया जाए। मान लीजिए किसी को अगर इनकम टैक्स लगाना है सरकार को, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए भारत में ही अगर इनकम टैक्स लगाना हो तो सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है भारत में, इंडियन इनकम टैक्स जो 1961 का 1961 का, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि अगर आप कर निर्धारित ही हैं और आप कर निर्धारण की सीमा में अगर आते हैं तो आपको कर देना पड़ेगा। और वो टैक्स किस पर लगता है, शुद्ध आय पर। जो आपकी जो रियल इनकम होगी, जो शुद्ध आय होगी, उस पर आपके इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा। वो अलग अलग स्लॉट में होते हैं। तब ये लगा कब ये कार्बन टैक्स किस पर लगाएगा, चीन की जनता पर। अब ये कार्बन टैक्स किस पर लगाया जाएगा, तब ये नया एक टर्म बनाया गया, कार्बन टैक्स किस पर लगाया जाएगा। अब ये कार्बन टैक्स लगाया जाएगा कार्बन फुटप्रिंट पर। ये सब तो आप कई बार एग्जाम में या कई सारे अखबारों में या अलग अलग अखबारों में जितनी भी मैगजीन है वहाँ पर बिल्कुल पढ़े होंगे आप। ये कार्बन फुटप्रिंट पर, कार्बन फुटप्रिंट पर ये क्या लगाया जाएगा, कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे मैं एरो के माध्यम से बताता चला जा रहा हूँ, आप ऐसे भी हो सके तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, काफ़ी आपको फायदा करेगा। कार्बन टैक्स किस पर लगेगा, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट को हिंदी में बोलते हैं कार्बन पद चिन्ह। अब समझिए, अब लोगों को अभी समझने वाली बात ये है कि सवाल अभी ये उठता है कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। ठीक, अब ये समझा जाए कि ये कार्बन फुटप्रिंट क्या है। तो कार्बन फुटप्रिंट का सिंपल सा मतलब समझिए। यूएन का नाम तो जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार कार्बन फुटप्रिंट की जो परिभाषा दी गई मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी एक जो औद्योगिक इकाई यानी जो इंडस्ट्रियल जो
एक इकाई है, ठीक है। उसके अनुसार जितना भी कार्बन उत्सर्जन होगा उसके द्वारा, वो जो उत्सर्जित कार्बन होगा वो उस कंपनी का या उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा, कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। ये तो थी ऑफिशियल लैंग्वेज हुई यूएन की। लेकिन अगर सिंपल सी भाषा में, अगर आपको यहाँ तक भी समझ नहीं आया तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल आप ले लें। जैसे आप अक्सर मैं चाय का एग्जाम्पल देता हूँ, तो चाय का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे भी। जैसे अब मान लीजिए मैं सुबह सुबह जाता हूँ दुकान, चाय की दुकान पे, और वहाँ पर मैं कहता हूँ कि भैया 10 रुपये की मुझे चाय दे दो। तो वो क्या करता है, 10 रुपये की चाय, यानी चाय कुल्हड़ में या तो भरुके में, जैसे हम लोगों के यहाँ कुल्हड़ ये भरुका बोला जाता है, और कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में उसको भरुका कुल्हड़ भी बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है उसके, अलग अलग क्षेत्रों में। कई जगह उसको मिट्टी का बर्तन भी कहते हैं, मिट्टी का होता ही है, ठीक। तो वहाँ पर उन्होंने, हम मान ली मैं गया और बोला कि भैया हमको एक चाय दे दो, तो मैं 10 रुपये की वो चाय मुझे दे दिया। अब ये समझने वाली बात है कि ये जो चाय है, ये चाय मेरे पास आने से पहले आखिर कई सारे प्रोसेस से गुजरा होगा, कई सारे स्टेप से गुजरा होगा। जैसे पहला स्टेप इसका क्या रहा होगा, उससे सबसे पहले गया होगा कुम्हार के पास। कुम्हार जो क्या किया होगा, कुम्हार कहीं ना तालाब से, क्योंकि तालाब वाला की मिट्टी से ही बनता है, जो कीचड़ टाइप मिट्टी होती है उसी से बनता है सब। तो वहाँ तालाब से गया, मिट्टी लेकर आया, काली मिट्टी, और वहाँ पर जो उसका चाक होता है, जिसमें मशीन जो गोल गोल घूमता है, ठीक, उस पर वो क्या बनाया, एक सांचे के तहत एक अपना भरुका या कुल्हड़ उसको बनाया उस तरीके से। और फिर इस तरह ढेर सारे कुल्हड़ बनाकर, ढेर सारे भरुका बनाकर उसको क्या किया, उसके बाद वो उसको आग के माध्यम से पूरा उसको अच्छे से पकाया। और अब देखते हैं आपकी पक जाने के बाद वो जो मिट्टी कलर होता है वो पूरी तरह ईंट की तरह लाल कलर का हो जाता है, रेड कलर के पक के एकदम काफ़ी मजबूत हो जाता है, ठीक। तो अब उसके बाद वो कुम्हार क्या किया, दुकानदार को उठा करके अपना सारा कुल्हड़ उठा करके बेच दिया। अब बेचने के बाद जब पहुंचा चाय वाले के पास, तो चाय वाला क्या किया, कोयला जलाया। कोयला अपने जो भट्टी थी उसकी चाय बनाने के लिए उसमें कोयला जलाया। कोयला जलाने के बाद फिर वो क्या किया, उसके बाद जो बर्तन है उसका बर्तन में कालिक लगाया। उसके बाद चाय पकाया, दूध डाला, चाय पत्ती डाला, सब ये डालने के बाद ये सब उसके बाद क्या आया, मेरे पास वो चाय बना करके मुझको चाय 10 रुपये लेकर के मुझको वो दे दिया। अब देखिए हुआ क्या, अब वो सिर्फ चाय बनाने के लिए, यानी 10 रुपये की चाय बनाने के लिए इतना सारा कार्य करना पड़ा, इतना सारा प्रोसेस होकर गुजरा, तब मैंने 10 रुपये उसको पे किया और 10 रुपये मेरे पास आ गया। तो अब समझने वाली बात ये है कि देखिए चाय बना क्यों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये चाय बना क्यों। चाय बना इसलिए क्योंकि पीने वाला व्यक्ति था, यानी मैं था वहाँ पर, यानी उपभोग करने वाला व्यक्ति था, यानी कंज्यूम करने वाला वहाँ पर व्यक्ति मैं मौजूद था, इसलिए चाय का निर्माण हुआ, चाय का उत्पादन हुआ। तो इसलिए देखिए अब ये जो कार्बन फुटप्रिंट जो लगता है, ये सिंपल सा जो कंज्यूम करने वाला व्यक्ति होता है, यानी उपभोग करने वाले व्यक्ति पर क्या लगाया जाता है, कार्बन टैक्स लगाया जाता है। ये है कुल मिला के कार्बन फुटप्रिंट, और इस पर लगता है कार्बन टैक्स उपभोग करने वाले व्यक्ति पर। यानी कहने का मतलब ये है, जितना भी इस चाय के निर्माण में, वो भरुके को, उस कुल्हड़ को पकाने में जितना भी कार्बन का उत्सर्जन हुआ, कोयले को जलाने में, चाय को बनाने में, ठीक है, जितना भी कार्बन का उत्सर्जन हुआ किसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से। यानी चाय, इतने सारे कार्बन का उत्सर्जन किसकी वजह से हुआ, आशीष की वजह से ये हुआ, ठीक है। यानी इतना सारा कार्बन का उत्सर्जन का जिम्मेदार कौन, मैं। तो अब जो कार्बन टैक्स लगेगा किसके ऊपर लगेगा, अब वो कार्बन टैक्स मेरे ऊपर लगेगा। और ये भी कह सकते हैं जितना इस चाय को बनाने में कार्बन उत्सर्जन हुआ है वो मेरे द्वारा उत्सर्जित किया गया क्या है, वो कार्बन फुटप्रिंट है। उम्मीद है आपको एकदम आसान सी भाषा में समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, ये कार्बन फुटप्रिंट होता है। एक और सी बात, अक्सर देखिए दुनिया में लगभग कोई सी भी चीज है, अक्सर लोग कहते हैं कि उपभोग, उत्पादन होता है तब उपभोग होता है। ये बात सच में है, ये बात सच भी है कि उत्पादन होता है किसी चीज का तभी क्या होता है, उपभोग होता है। लेकिन एक सिद्धांत, सिंपल से लेकिन वास्तविक सिद्धांत ये होता है कि जब तक किसी चीज का उपभोग करने वाला व्यक्ति अगर नहीं होगा तो किसी भी चीज का उत्पादन होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत होगी ही नहीं, उसकी डिमांड होगी ही नहीं, तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं होगा। जैसे क्या होता है, शुरू में मैंने बताया कि जीएस का जितना भी पार्ट होता है लगभग उनको अलग अलग करके ना पढ़ा करें, सबको आपस में कनेक्ट करके पढ़ा करें, क्योंकि तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। लगभग सभी विषय आपस में जुड़े ही होते हैं, लगभग उनकी जो कहने का जो निचोड़ होता है लगभग एक ही होता है। जैसे मान लीजिए साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस क्या कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी जब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी आविष्कार होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिस छाते का निर्माण, छतरी जो होती है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का निर्माण कैसे हुआ होगा, अम्ब्रेला का निर्माण तभी हुआ होगा जब किसी व्यक्ति को फील हुआ होगा कि बहुत धूप लग रही है यार, या कोई व्यक्ति जब बारिश में भीगा होगा तभी उसे लगा होगा कहीं ना कहीं अब बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ
आविष्कार करना पड़ेगा, कोई वस्तु बनानी पड़ेगी, तब क्या हुआ, छाता का निर्माण हुआ। ये ठीक है कि छाता बनने के बाद उसका उपभोग शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत हुई, उसका उपभोग महसूस हुआ इंसान को, तभी उसका क्या हुआ, उत्पादन हुआ। वैसे ही साइंस कहता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वही सेम चीज जिससे साइंस कह रहा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे इकोनॉमिक्स भी कहता है उसी चीज को अलग एक लैंग्वेज से कि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी जब तक उपभोग करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं होगा। कुल मिला के देखिए लगभग सभी भी से एक ही बात कहते हैं, बस अलग अलग शब्दों में और अलग अलग तरीके से कहा जाता है, निचोड़ लगभग सबका एक ही होता है। तो ये थी बात, यानी ये जो कार्बन फुटप्रिंट लगेगा किस पर लगेगा, उपभोग करने वाले व्यक्ति पर। हाल ही में देखिए, हाल ही में एक और चीज आप खबर सुने होंगे 2019 के जब लास्ट में दिसंबर में और नवंबर के महीने में आप एक करंट अफेयर में एक खबर सुने होंगे न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के बारे में एक संस्था है पर्यावरण से रिलेटेड, आईपीसीसी, उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, आईपीसीसी करके एक संस्था है जिसने ये साफ साफ कहा था कि अगर न्यूजीलैंड अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को, अगर कार्बन एमिशन को अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो अगले 2050 में न्यूजीलैंड पूरी तरीके से इस विश्व के पूरे वर्ल्ड के मैप से वो नस्तो नाबूद हो जाएगा, यानी खत्म हो जाए। क्योंकि जब मैप देखेंगे आप न्यूजीलैंड का, पूरे विश्व का मैप देखिएगा तो न्यूजीलैंड कॉर्नर में है और पूरी तरीके से उसके आसपास कोई स्थलीय क्षेत्र नहीं, पूरी तरीके से वो जल से घिरा हुआ देश है। तो अगर इस तरीके से उत्सर्जन होगा तो तापमान बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और पूरी तरीके से नस्तो नाबूद हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो इसीलिए देखिए वहाँ की सरकार जगी और 2020 के स्टार्टिंग में ही वहाँ पे एक अध्यादेश लाया गया, एक अध्यादेश पास किया गया जिसमें साफ साफ ये लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक कार्बन को, यानी कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरीके से 0% कर दिया जाएगा। 0% करना असंभव है, लेकिन एक तरह का लक्ष्य रखा गया न्यूजीलैंड के द्वारा। तो उसमें किया गया है, सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़कर, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में 100% कार्बन टैक्स लगाया गया। सोचिए 100% कार्बन टैक्स लगाया गया। अब यहाँ पर होगा कि 100% कार्बन टैक्स लगाने की वजह से होगा क्या, जो वस्तुएं होंगी, जो चीजें होंगी, जिससे कार्बन टैक्स क्या होता होगा, हद से ज्यादा उत्सर्जन होता हो। यानी मान लीजिए ऐसी 10 चीजें हैं जिनसे कार्बन उत्सर्जन अधिक हो रहा है, तो ऊपर से 5 चीजों पर क्या लगा देगा, कार्बन टैक्स लगा देगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन अधिक होता हो, है कि नहीं। उस तरीके से कार्बन उत्सर्जन तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा। अब होगा क्या, प्रॉब्लम ये होगी कि वो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगी। तो जब कॉस्टली हो जाएंगी, 100% कार्बन टैक्स है, तो उससे क्या होगा, उन वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, उसका उपभोग बहुत से ज्यादा, जब एक सीमा तक महंगा हो तो अच्छा है, लेकिन एक सीमा से अधिक जब वो महंगा हो जाएगा तो उसका उपभोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, और जब खरीदेंगे नहीं तो कंपनियां उसका उत्पादन ही नहीं करेंगी, या अगर उत्पादन भी करेंगे तो ऐसी तकनीक लेकर आएंगे जिससे कार्बन जो कार्बन उत्सर्जन है वो क्या होगा, कम से कम होगा। तो इस तरीके से इसका फायदा देखते हैं किस तरीके का फायदा होगा कि नहीं। अब ये भी हो सकता है, बहुत लोग दिमाग में आ रहा होगा कि इससे क्या होगा कि पूरी तरीके से इंडस्ट्री पे, जीडीपी पे, उसके विकास उसके विकास दर पे बहुत सारे नुकसान तो होंगे ही होंगे। लेकिन मान लीजिए पूरी तरीके से जीडीपी अधिक हो जाए और इंसान ही ना रहे, वो देश ही ना रहे, तो उस जीडीपी का और उस तरक्की का और उस विकास का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो ये कुल मिला करके कि ये कार्ड को न्यूजीलैंड एक अच्छा खासा आपके लिए एग्जाम्पल था। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत के कई सारे स्टेट में देखिए हमेशा कोई ना कोई विवाद सामने आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ भारत के कुछ प्रदेशों को लीजिए, राज्यों को लीजिए, जैसे आप लीजिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा और ये क्या बोलते हैं उत्तराखंड, इन चारों स्टेट को अगर लीजिए तो देखिए, मान लीजिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश एक ऐसी योजना बनाते हैं, दोनों अपने यहाँ, मान लीजिए दोनों दिल्ली और उत्तर प्रदेश अपने ऐसी योजना बनाते हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो और प्रदूषण कम से कम हो। इस तरह का कोई, मान लीजिए कोई अध्यादेश इस तरह लेते हैं अपने यहाँ, कोई विधेयक पास करते हैं अपने, ठीक है, विधानसभा में, तो इससे होता है। अब मान लीजिए हो तो गया, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने ऐसा विधेयक पास कर दिया ये कंट्रोल करने के लिए, प्रदूषण को, कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए। लेकिन अब मान लीजिए हरियाणा से कोई बस चलती है, एकदम ऐसी बस है कबाड़ टाइप की, एकदम ऐसी बस हो कि जब वो पीछे से धुआं छोड़ती हो तो ऐसी धुआं छोड़ती हो कि पूरा पीछे वाला आदमी उसको दिखता ही ना हो, एकदम काला हो जाए। आपके सामने अनुभव हुआ होगा कि कई सारी बसें हम लोग ऐसी, जब हम लोग चलते हैं इस तरह बसों पे, जब पीछे बाइक से जब जाइए तो कभी कभार ऐसी धुआं छोड़ते हैं बस वाले, इस तरह का गैस छोड़ते हैं, मतलब कार्बन जितना ये कार्बन उत्सर्जन इतना अधिक होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा वातावरण पूरा उसके पीछे पूरा ब्लैक हो जाता है। तो वो क्या है, पूरी तरीके से कार्बन उत्सर्जन है इस तरीके से। अब मान लीजिए उस तरह हरियाणा कोई बस चलती है धुआं वाली,
पूरी तरह सिंपल भाषा में समझिए, धुआं वाली कबाड़ी बस, वो चलती, इसकी बॉडी पूरी हिल रही हो, पूरा काला काला धुआं छोड़ती हो। अब वो जब पहुंचती है, मान लीजिए अब दिल्ली राज्य में घुस गई वो बस, हरियाणा की बस थी वो कहाँ चली गई, दिल्ली में। तब इससे होगा क्या, अब बेचारा दिल्ली वाला क्या किया, अपनी योजना बनाया है कार्बन कंट्रोल को रोकने के लिए, लेकिन हरियाणा की बस चली गई कहाँ पे, अब वहाँ पर अब धुआं नहीं ना समझेगी कि नहीं भैया मैं तो हरियाणा की हूँ तो मैं दिल्ली में नहीं जाऊँगी, वो तो हम समझेगी नहीं, वो तो जहाँ जहाँ बस जाएगी तहाँ तहाँ पीछे पीछे धुआं भी चली जाएगी इस तरीके से। तो इसीलिए अब देखिए होगा कि अब दिल्ली वाला राज्य वाला कहेगा, करे भैया ये क्या कर रहे हो, मैंने अपने यहाँ दिल्ली खुद ही धुआं से परेशान हो, तुम और धुआं लेकर आ रहे हो। वो कहेगा मैं क्या करूं, ये कहेगा मैं क्या करूं, इससे पूरा विवाद होता है। वैसे उत्तराखंड की मान लीजिए कोई कबाड़ी बस चली जाए यूपी में, तो यूपी में अलग बवाल, उत्तराखंड को दोषी देंगे, तो आपस में विवाद होता रहता है। इस तरीके से आप कई बार अखबारों में, न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हैं कि हमेशा राज्यों में विवाद होता रहता है प्रदूषण को लेकर, कार्बन उत्सर्जन को लेकर। हमारे यहाँ पूर्वांचल में तो एक अलग सी बात है, जैसे देखते हैं कि नहीं सरकार द्वारा अलग अलग यूएन द्वारा, संस्थाओं द्वारा, स्कूल कॉलेज अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं कि पानी को बचाएं, जल ही जीवन है, पानी का अधिक से अधिक बचाव करें, पानी का मिसयूज न करें, क्योंकि जो पीने वाला जल है वो बहुत ही कम है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में, ठीक है, पानी पीने की बिल्कुल समस्या नहीं है, लेकिन वहीं आप चले जाएं महाराष्ट्र में चले जाएं, और आप कई सारे बेंगलुरु में चले जाएं, मध्य प्रदेश में ही चले जाएं, तो दिल्ली के कई सारे इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। यानी वहाँ पर अगर देखेंगे तो कई लोग 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से पानी लेकर आती हैं औरतें, पानी भर भर के, कुछ ही पूरे सब वहाँ पर इकट्ठा करते हो। और कई बार टैंकर भी आता है पानी का, तो पूरा मोहल्ला जुटता है और सप्ताह भर का पानी पूरा एक ही बार में लोग उसको रख लेते हैं। बड़ी उसको लगता है कि पेट्रोल की तरह उसको यूज होता है, ऐसा भी समस्या है। लेकिन वहीं हमारे यहाँ पूर्वांचल में चले जाइए तो हम लोगों की जो बाइक होती है, हम लोगों की साइकिल, यहाँ तक कि हम लोग जो घर पे जो भैंस होती है उसको भी हम लोग इतना नहवाते हैं, साफ पानी से नहलाते हैं, इतना साफ पानी से नहलाते हैं, इसे लगता है कि उतना में पानी में तो पूरा महाराष्ट्र का पूरा एक मोहल्ला ही उतना पानी पी लेगा, जितने देर में हमारी 4 व्हीलर, हमारी 2 पहिया वाहन या हमारी जो भैंस है उतने देर में धुल दी जाती है। और वहाँ पर किसी को समझाने जाओ पूर्वांचल हम लोगों के इलाके में, तो सिंपल से लोग कहेंगे कि पानी तुम्हारा का, पानी तो हमारे, पानी आपके पिताजी का है क्या, पानी आपके पापा का है क्या, इस तरीके से लोग बोल देते हैं। और पूर्वांचल में तो है ही कुछ इस तरह का नवाबी, पूर्वांचल में तो नियम तोड़ने वाला ही राजा है, क्योंकि पूर्वांचल में जो नियम तोड़ा वही भैया उसी की सलामी ज़्यादा होती है, उसी की सलाम बंदगी ज़्यादा, और वही बाहुबली लोग कहलाते भी हैं। तो इस तरह की समस्या अपने यहाँ पूर्वांचल में तो अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग अलग विशेषता है। तो ये है कुल मिलाकर कि इसको ये समझना पड़ेगा सभी देशों को कि जीडीपी के चक्कर में या सिर्फ विकास के चक्कर में ये ना भूल जाए कि पर्यावरण भी है कोई चीज़, पर्यावरण को पूरी तरीके से बर्बाद वो न करें। इसीलिए देखेंगे कि यूएन द्वारा एक चीज बनाया गया था, एसडीजी का नाम आप सुने होंगे, एसडीजी का नाम सुने होंगे। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। इसमें साफ, इसमें ढेर सारे गोल, इसमें यह भी बताया जाता है साफ साफ कि जीडीपी तो बढ़ाइए, जीडीपी बढ़ाइए, लेकिन साथ ही साथ जो नेचर है, नेचर को भी मत भूलिए। जीडीपी बढ़ाइए ठीक है, लेकिन साथ साथ नेचर को भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि जीडीपी के बढ़ाने के चक्कर में, तरक्की के चक्कर में आप पूरी तरीके से नेचर को ही बर्बाद करके रख दें, इस तरीके से प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये है पूरी तरीके से। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ये पूरी तरीके से क्या है, कि इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जीडीपी को बचाने के चक्कर में पूरी तरीके से आपको नेचर को बर्बाद आप न करें। तो ये हम लोग समझे कि अब ये पूरी तरीके से इसमें समझे हम लोग कि डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, यानी विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें रिच कंट्री होती हैं, जिसमें कंपटीशन की भावना होती है, और इस तरह के देश काफ़ी कैपिटलिस्ट इकानमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी इनका अट्रैक्शन होता है। और ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की अर्थव्यवस्था में लीजा फेयर विकसित देशों में देखने को मिलता है। अब इसमें ढेर सारे देश आ जाएंगे, जैसे अमेरिका आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा। फिर ठीक, अब उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ये सभी देश आ जाएंगे विकसित अर्थव्यवस्था में। अब दूसरे तरह की इकॉनमी कौन सी है? दूसरे तरह की इकॉनमी ये है कि डेवलपिंग यानी विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकॉनमी। डेवलपिंग इकॉनमी यानी विकासशील अर्थव्यवस्था।
विकासशील अर्थव्यवस्था। अब समझिए विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या है, जैसे इसकी भी कुछ क्वालिटीज बता देता हूं मैं। व्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी यानी विकासशील अर्थव्यवस्था। अब इसमें यह समझिए कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, किसी भी तरह की इकोनॉमी होगी, तीन तरह के रिसोर्स पर वो ध्यान दिया जाएगा, नेचुरल, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें भी तीनों तरह के रिसोर्सेज होंगे। एक हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा होगा फिजिकल रिसोर्सेज, और इसमें होगा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज। तीन तरह के रिसोर्सेज होंगे। अब देखिए इस तरह की इकोनॉमी में कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। एक तो पहले इसमें इस तरह की क्वालिटीज होगी कि इस तरह के जो देश होते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलते हैं, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं, यानी सरकार का भी कंट्रोल होता है और कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल, यानी दोनों एक साथ मिलकर के चलते हैं। इस तरह के देशों में ये देखा जाता है कि जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री आप कह सकते हैं पूरी तरीके से ये कहें कि उस देश की जो टेक्नोलॉजी होती है, यानी जो तकनीकी होती है, वो कुल मिला के ये कह सकते हैं वो आत्मनिर्भर ना होकर के दूसरे पर आश्रित होती है, इस देशों की टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि यहाँ के अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे एजुकेशन रेट यानी लिटरेसी रेट। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन का मतलब सिर्फ साक्षरता से जनगणना मापी जाती है, उस तरीके से मत लीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एजुकेशन का कहने का मतलब ये है कि नवाचार से, यानी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल यानी नवाचार यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत ही कम होती है। ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे एक चीज़ है जीडीपी हो सकता है कि किसी विकासशील देश में अधिक हो और किसी देश में हो सकता है कि जीडीपी क्या हो, कम हो। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म देखी जाती है कि इस तरह के देशों में जो पर कैपिटा इनकम होती है वो कम होती है। और एक और चीज़ देखा है कि ज़्यादातर विकासशील देशों में उनके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी उनके क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है यानी वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो कम नहीं होती, यानी वो अधिक होती है औसतन। तो इस तरीके से अब समझिए इस तरीके देशों में क्या क्या होता है, कैसे इसको तो समझते हैं। अब होता है क्या कि टेक्नोलॉजी कम होने का मतलब ये है, आश्रित होने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के लिए विकासशील देश अपना देश कहलाता है। जैसे भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। कैसे, भारत का एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूं। जैसे टेक्नोलॉजी देखिए, जैसे भारत में कुछ अगर तकनीक को छोड़ दिया जाए, कुछ अगर सिस्टम को छोड़ दिया जाए, तो फेसबुक, ट्विटर, गूगल, लिंक्डइन और गूगल कह सकते हैं, फेसबुक कह सकते हैं आप, ढेर सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितना व्हाट्सअप कह सकते हैं, जितना पूरी दुनिया लगभग उसी में लगी रहती है, इन सभी चीज़ें क्या है, ये भारत की है नहीं, ये कह सकते हैं सारी टेक्नोलॉजी कहाँ की है, उधार की। अब सोचिए उधार की टेक्नोलॉजी, इसका सिंपल सा मतलब ये है हम उन पर निर्भर हैं, यानी उनकी टेक्नोलॉजी पर हम पूरी तरीके से क्या है, निर्भर हैं। तो इस तरीके से कहीं निर्भरता जब आएगी तो कहीं ना सिंपल सी बात है कि विकसित आप नहीं हो पाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड समझता हूँ, इसको मैं समझाऊंगा। पहले जीडीपी पर कैपिटा इनकम बात, तब इसको समझाते हैं। अब वहाँ पे देखिए जीडीपी जैसे एग्जांपल के लीजिए, भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी वो नॉमिनल पर तीसरे नंबर पर आती है। वहीं अगर पीपीपी के आधार पर पीपीपी के आधार पर देखा है तीसरे नंबर पर आती है। वही अगर नॉमिनल के आधार पर ली जाए तो 5वें नंबर पर आती है भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम आती है वो आती है 142वें नंबर पर आती है। सोचिए, अजीब सी बात है सोचने वाली कि अपना देश आता है 5वें नंबर पर और अपने देश की जो पर कैपिटा इनकम आती है वो आती है 142 नंबर पर। ये सिंपल सा अजीब सी बात। अब कैसे आती है समझिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किसी भी देश की जो पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए आप देश की जो जीडीपी होती है, उस देश की जो पॉपुलेशन होती है, उससे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी उसे भाग देते हैं। तो होता क्या है, अब जिस देश की पॉपुलेशन, सोचिए जब जिस देश की पॉपुलेशन अधिक होगी तो जब जीडीपी में जब डिवाइड करेगी तो पर कैपिटा इनकम की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, वो कम आएगी। सिंपल सी बात है, जब ये पॉपुलेशन अधिक होगी तो पर कैपिटा इनकम की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो सिंपल सी बात, जब पर कैपिटा इनकम की वैल्यू जब कम आएगी तो सिंपल सी बात है उस देश के लोग खुशहाल नहीं होंगे, और उस देश के लोग जब खुशी ही नहीं है पैसे के मामले में तो वो देश विकसित कैसे हो सकता है। आपस में ही वर्ग संघर्ष होगा, आपस में विपत्तियां होंगी, मानसिक क्लेश होगा, तमाम तरह के रोग होंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि जब इनकम पर कैपिटा इनकम ही नहीं रहेगी तो ये समस्या आएंगी। सोचिए, अपना देश तो अमीर है, एक बात है ना, सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि अपना देश भारत तो अमीर है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग क्या हैं, गरीब है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन अधिक है। तो इस तरीके से क्यों कम है,
क्यों अधिक है पॉपुलेशन? क्योंकि एजुकेशन के मामले में कम है, इसे लोग समझते नहीं है। उसी तरह की पुरानी विचारधारा है कि जनसंख्या भगवान की देन है, खुदा की देन है, इसलिए प्रॉब्लम होती रहती है भारत में। तो ये इस तरह की, अब जब लोग नहीं सुधरेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। इससे देखिएगा, इससे कहीं ना कहीं अगर वास्तव में देश को आगे बढ़ाना है तो इस तरीके से कंट्रोल तो तमाम चीज़ों पर करना ही पड़ेगा। तो ये थी विकासशील अर्थव्यवस्था क्वालिटी। ठीक है, अब अगला समझते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था के बाद जो तीसरी अर्थव्यवस्था आती है जिसे कहते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था, यानी अनडेवलप्ड इकोनॉमी। अनडेवलप्ड यानी अविकसित अर्थव्यवस्था। अनडेवलप्ड अनडेवलप्ड यानी अविकसित। हिंदी में भी लिख देता हूं, दोनों लैंग्वेज में प्रयोग कर रहा हूं मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें किसी कोई समस्या नहीं होगी। हिंदी माध्यम के हों या इंग्लिश माध्यम के हों। अनडेवलप्ड यानी अविकसित अर्थव्यवस्था। अब इसमें यह समझिए, जैसे अब इसमें भी 3 तरह के रिसोर्स होंगे। एक रिसोर्स होगा जिसका सिंपल सा मतलब है नेचुरल रिसोर्सेस होंगे ही होंगे, दूसरा यहाँ पर होगा फिजिकल रिसोर्सेस होगा ही होगा, और तीसरा यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस किसे कंपेयर करेंगे ही करेंगे। अब समझिए, अब अक्सर किताबों में ये बोल दिया जाता है, या अक्सर लोग टीचर्स या कई लोग ऐसे बोल के निकल लेते हैं कि जो गरीब देश होते हैं, जो निर्धन देश होते हैं, ठीक है, जैसे भूटान हो गया, थिम्पू हो गया, इस तरह जितने भी देश हैं, ये क्यूबा नहीं आप कह सकते हैं, केन्या देश हो गया, इसको लोग कहते हैं कि अविकसित देश है, अविकसित क्षेत्र। ऐसा नहीं है। वो जो निर्धन देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, उन्हें भी या तो विकासशील में ही रखा जाता है, या उन्हें अविकसित अविकसित कह रहे हैं, अल्प विकसित देश में उनको रखा है। या तो विकासशील में रखते हैं या उन्हें अल्प विकसित देशों में शामिल किया जाता है, अविकसित देश में उसको शामिल नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, इन तीनों में से कोई एक या 2 रिसोर्स अगर मौजूद ना हो तो ऐसे रिसोर्स को बोला जाता है अविकसित क्षेत्र या अविकसित अर्थव्यवस्था। क्षेत्र बोलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था वहाँ पे है ही नहीं, तो क्षेत्र उसको आप कह सकते हैं अविकसित क्षेत्र कहलाएगा। अब इस तरह के क्षेत्र कहाँ है? इस तरह के क्षेत्र आप सिंपल से कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया जाए तो रेगिस्तान कह सकते हैं कि रेगिस्तान में क्या होगा, फिजिकल रिसोर्स होगा नहीं, ह्यूमन रिसोर्स होंगे नहीं, नेचुरल रिसोर्स तो है ही, तो रेगिस्तान एक तरह का क्या है, अविकसित क्षेत्र या अविकसित अर्थव्यवस्था का एक एग्जाम्पल है। दूसरा ध्रुव आप कह सकते हैं, ध्रुवों पर क्या है, ध्रुवों पर फिजिकल रिसोर्स है नहीं और वहां पर तकनीक है ही नहीं, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स है ही नहीं, तो ये क्या है, एक तरह का अविकसित अर्थव्यवस्था का जीता जागता एग्जाम्पल है इस तरीके से। ठीक है, तो ये छोटी सी बात, इसमें आप कभी जो निर्धन देश हैं उनको इसमें शामिल मत करिएगा, या वो तो या विकासशील में शामिल हो जाते हैं या अल्प विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। तीसरी, अब ये तीनों अर्थव्यवस्थाओं को हम लोगों ने समझ लिया कि जब विकास के नजरिए से, जब किसी भी अर्थव्यवस्था को जब उस तरीके जब देखेंगे आप कि विकास के आधार पर 3 प्रकार की होती है, विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था। अगर पहले दिन की क्लास की अगर आप ये बात करेंगे थोड़ा, जिसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो एक चार्ट बनवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि तीसरा नजरिया ये था इंटर रिलेशन के आधार पर, यानी अंतर संबंधों के आधार पर इकोनॉमी क्या होती है, इंटर रिलेशन। इसको भी आज ही खत्म कर देते हैं। आज की क्लास में पूरी तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक्स को हम लोग खत्म कर देते हैं, और इस बात की गारंटी है कि अगर सभी क्लासेस की ये पूरे वीडियोस आप देख लेते हैं तो आपको ग्लोबल इकोनॉमी में समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पूरी तरीके से आप पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को अच्छे से या इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाएंगे। इंटर रिलेशन यानी अंतर संबंधों के आधार पर। तो अंतर संबंधों के आधार जब इकोनॉमी को डिवाइड किया गया तो वो बटा सिंपल 2 भागों में, एक हुआ ओपन इकोनॉमी, एक हुई ओपन इकोनॉमी और दूसरी हुई क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, इसे कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था और इसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है या कुछ किसी तरह खास कोई इसमें डिफिनीशन नहीं है, बस समझने की बात है। देखिए, विश्व की लगभग कोई भी अर्थव्यवस्था आप ले लें, उसमें आप अकेले पूरी तरीके से वर्चस्व कायम नहीं कर सकते।
छोटे पहले अर्थव्यवस्था से पहले छोटा सा अपने घर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर चाय बनाना चाहता हो, एग्जांपल के मान लीजिए चाय का एग्जांपल बार बार आता है, चाय का एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो उसमें देखेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति दूध के लिए तो घर पे गाय या भैंस पाल सकता है, उसको दूध मिल जाएगा। घर पे अगर नल है पानी का तो वो नल वहां से पानी ले लेगा और बर्तन तो होगा ही होगा। लेकिन अब ये बताइए, जो गैस का जो चूल्हा होगा, गैस का सिलेंडर होगा, वो अपने घर पे ही मशीन लगा के गैस का उत्पादन तो करेगा नहीं, उसके लिए एजेंसी, किसी भी जो गैस की एजेंसी उसको वहाँ से सिलेंडर लेकर आना ही पड़ेगा, तभी वो बनेगा। या अगर मान ली सब हो भी गया तो चाय पत्ती, अब वो चाय पत्ती अपने या पूरी तरीके से बागान तो लगाएगा नहीं, वो असम से या दार्जिलिंग से चाय आएगा दुकानों पे, दुकान से फिर आप जाकर खरीद करके लाएंगे। यानी कहीं ना कहीं आपके घर में सब कुछ नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं दूसरे पर आश्रित या एक दूसरे से लेन देन या आयात निर्यात होगा ही होगा। तो उसी को अगर इकोनॉमी के रूप में लीजिए, ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में, तो पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो पूरी तरीके से वो अपने ऊपर ही निर्भर नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दूसरे के ऊपर निर्भरता आएगी ही आएगी। हर देश पूरी तरीके से निर्भर खुद ही अपने यहाँ सारा उत्पादन वो नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए लगभग सभी खाने वाली चीज़ों में, लगभग पाम ऑयल का नाम सुने होंगे आप, जो भारत सरकार ने हाल ही में, जैसे बहुत लोग सोच रहे थे कि सरसों का दाम अधिक क्यों हुआ, तो सरसों का दाम, तेल अधिक होने के दाम वॉच में एक कारण ये भी था कि पाम ऑयल पर सरकार ने पूरी तरीके जो आता था इंडोनेशिया से, उस पर सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया। तो वहाँ से इंडोनेशिया से लगभग सभी देशों के पास क्या वो देता है, निर्यात करता है पाम ऑयल, और वहाँ से बनने के बाद वही इंडोनेशिया फिर उसको आपस में खरीदता भी है। तो यानी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सभी अपने आप पर निर्भर नहीं है, एक दूसरे पर सभी लोग निर्भर हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आइसक्रीम के मामले में देख लीजिए, अमेरिका आइसक्रीम बनाने के मामले में बहुत नंबर 1 है, हर तरह तरह के आइसक्रीम बनाता है, लेकिन अब उसके पास दूध कहाँ से जाएगा, तो दूध के उत्पादन में भारत सबसे नंबर 1 देश है। तो दूध का निर्यात करता है कौन, भारत, अमेरिका, और अमेरिका से तमाम तरह की जितने भी अच्छी अच्छी क्वालिटी का आइसक्रीम आती है वो यहाँ पर भारत में आता है। यानी दूध पर निर्भर कौन है, अमेरिका, और आइसक्रीम के लिए भारत कहाँ आता है, वहाँ पर, अमेरिका पर। तो इस तरीके सब आपस में मिलजुल कर इस तरीके से निर्भर हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात होता हो, लेन देन होता हो, जीडीपी, जीएनपी, तमाम तरह की चीज़ें होती हों, तो उसे आप बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। यानी लगभग विश्व की, लगभग क्या, इस समय आप कह सकते हैं कि पूरे 100% इस धरती के जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय हैं और सभी लोग हैं, वो हर तरीके से आप कह सकते हैं कि वो ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था पर ही वो चलते हैं इस तरीके से। ठीक, अब क्लोज इकोनॉमी क्या है, क्लोज इकोनॉमी एक तरीके से संभव ही नहीं है। जैसे मैंने ही बताया कि चाय के लिए अब चाय का सब कुछ अपने यहाँ तो कर नहीं लेगा, ठीक है, या कोई भी देश, जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी देश अब चाहे कि हम पूरी तरीके से अपने यहाँ सारा कुछ ले लें तो ऐसा होगा नहीं, कच्चे सामान उसको दूसरे देश से लेने ही लेने पड़ेंगे। तो यानी कुल मिलाकर क्लोज इकोनॉमी इस पूरे अर्थव्यवस्था में संभव नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो अर्थशास्त्रियों की सिर्फ ये क्या है, एक इमेजिनरी इकोनॉमी है। यानी आप ये कह सकते हैं अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था यानी कोरी कल्पना है। तो एग्जाम में या कहीं पे भी अगर बात हो कि काल्पनिक अर्थव्यवस्था क्या थी, ये मत सोचिएगा काल्पनिक अर्थव्यवस्था क्या, आप कल्पना मत करिएगा। वहां पे काल्पनिक अर्थव्यवस्था का सिंपल सा मतलब होगा क्लोज इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। तो ये है पूरी तरीके से ये बात है इसमें से। अब इसको अब पूरी तरीके से, यानी आज पूरी तरीके से हम लोग समझ गए कि पूरी तरह से इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी को तीनों नज़र से हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझते हैं, जैसे अखबारों में या जब अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर से या जब भी आप टीवी पे देखते होंगे, तो एग्जांपल के लूँ अगर मैं भारत या अमेरिका लीजिए, अमेरिका या भारत दोनों को लेते हैं, जैसे यूएसए, और अगर इंडिया को लें आप, इंडिया, इन दोनों देशों को लें तो एक तरीके से मान लीजिए कोई कहता है इंडिया, यूएसए को कि ये कौन सा देश है, कैपिटलिस्ट है, या कोई इसको ये कह सकता है कि ये डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक, और इसको कोई ये कह सकता है कि ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, कोई ये कह सकता है कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। लेकिन कोई अगर हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि पहली अमेरिका एक पहली दुनिया का देश है और भारत एक तीसरी दुनिया का देश। अब यहाँ पे तो दिमाग खराब होगा कि ये कौन सी दुनिया आ गई, बचपन से दुनिया एक ही पढ़ाई गई कि दुनिया एक है, पूरी दुनिया एक ही तरीके के है, सब लोग एक ही दुनिया में बसे हैं। लेकिन यहाँ पे यूएसए को बोला गया कि पहली दुनिया के देश और इंडिया को बोला गया तीसरी दुनिया के देश बोला गया, इस तरीके से। तो अब इसमें आपको घबराइएगा नहीं, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि दुनिया के आधार पर यानी पूरे वर्ल्ड के आधार पर जो दुनिया होती है इकोनॉमिक्स के नजरिए से, ये समझ लीजिए पूरी इकोनॉमी
4 प्रकार की होती है, यानी जो पूरी वर्ल्ड है यानी दुनिया आप कह सकते हैं, ठीक है, वो होती है 4 प्रकार से। अब उसका कोई अलग से नाम नहीं, उसको याद करना इतना कठिन नहीं है, सिंपल सा है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यानी पहली दुनिया के देश, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज यानी दूसरी दुनिया के देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी तीसरी दुनिया के देश, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज यानी चौथी दुनिया के देश। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको ये हो रही कि 3 देश तो बताते थे बार बार, लेकिन ये चौथी दुनिया के देश क्या हो गए, तो चलिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को। चलिए, वर्ल्ड यानी यहां मैं लिखता हूं दुनिया, ऐसे लिखना सही रहेगा, दुनिया यानी यहां पर वर्ल्ड। देखिए 4 प्रकार से बांटा जाता है पूरी दुनिया को। पहली जो दुनिया होती है उसे सिंपल सा कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यानी सिंपल से हिंदी में कहेंगे कि पहली दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश। अब इसमें देखिए कौन कौन से देश शामिल होंगे, सिंपल सा, कोई इसमें बहुत अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में वो देश आते हैं जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, रिच होते हैं, यानी अमीर देश पूरी इसमें शामिल होंगे। जितने भी अमीर देश हैं वो किस में शामिल होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। आप OECD ग्रुप का नाम जरूर सुने होंगे, OECD देशों के नाम आप जरूर सुने होंगे, उसको आप देखिएगा, ठीक। OECD रिच देश, जितने भी रिच कंट्री होते हैं वो किस में शामिल होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। यानी आप ये सिंपल सा कह सकते हैं, यानी जितने भी देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पसंद करते हैं वो किस में शामिल हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में शामिल होते हैं। ऐसे देश जो कि पूरी तरीके से मार्केट इकोनॉमी, यानी जहां पर क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका वर्चस्व अधिक होता है, तो वैसे देशों को बोलते हैं, दुनिया को बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, जैसे अब इसमें जैसे कौन कौन देश शामिल होंगे, देखें जैसे शामिल हो जाएगा USA, वही जो मैंने आपको बताया था कम्युनिस्ट, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी राष्ट्रों में, वो सब इसमें शामिल होंगे। USA शामिल हो जाएगा, कनाडा शामिल होगा, ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा, ऑस्ट्रिया शामिल हो जाएगा, फ्रांस शामिल होगा, पेरिस शामिल होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, फ्रांस शामिल हो जाएगा, जर्मनी शामिल हो जाएगा। ये सभी देश किस में आएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आएंगे। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब समझे, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज यानी दूसरी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश हैं ये। अब दूसरी दुनिया के देश का मतलब ये समझिए कि मैंने आपको ये बताया था कि दूसरे एक वीडियो अगर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिस्ट यानी समाजवादी, या दूसरे उसको बढ़ते बढ़ते मैंने बताया था कि साम्यवादी, जितने देश जो कि पूरी तरीके किस पर चलते हैं, साम्यवाद के रास्ते पर, यानी दमनकारी नीतियों पर चलते हैं, यानी ऐसा देश जिनका पूरी तरीके से सरकार का वर्चस्व होता है, सरकार के बिना वहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे देशों को बोलेंगे सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज यानी दूसरी दुनिया के देश, ठीक। यानी ऐसे देश जो कौन से राष्ट्र हों, कम्युनिस्ट हों, यानी वो देश कौन से हों, कम्युनिस्ट, यानी पूरी तरीके से वहां पर गवर्नमेंट का चलता हो। ऐसे देश कौन कौन से होंगे, चाइना होगा, चीन होगा, उत्तरी कोरिया हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए क्यूबा हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। ऐसे देश धरती पर बहुत कम मौजूद हैं क्योंकि इस तरह की इकोनॉमी पर चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे देश कैसे चल पाते हैं, ऐसे देश वही चल पाएंगे इस रास्ते पर जो अधिक से अधिक, कैसे देश हो, जो अधिक से अधिक निर्यात वाले देश हो, वही इस रास्ते पर चल पाते हैं। तीसरी दुनिया के देशों में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो आएंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो आएंगे उन्हें कहेंगे तीसरी दुनिया के देश। अब देखिए सिंपल सा मतलब है, तीसरी दुनिया के देश में वो देश होते हैं जो कि डेवलपिंग होते हैं और जो पूरी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलने वाले देश होते हैं। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलने वाले देश, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग देश, और मैंने आपको बताया था लेस डेवलप्ड यानी जो कि अल्प विकसित देश हैं। इन दोनों में प्रति व्यक्ति आय का एक बेसिक अंतर होता है। अल्प विकसित देश वो सभी देश किस पर होते हैं, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रास्ते पर वो चलते हैं। बस 5 मिनट और, ठीक।
अल्प विकसित थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पर वो इस तरीके से वो चलते रहते हैं। ऐसे देशों को बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी तीसरी दुनिया के देश। ठीक, अब ये देखिए, यानी कुल मिला कहने का मतलब ये है कि ये देश अंदर से बड़ी बेचैन टाइप के होते हैं, यानी बहुत बेचैनी इनको पकड़ रहती है कि कब ये उछल कर चले जाएं ये पहली दुनिया के देशों में, यानी उत्सुक होते हैं ये कब पहुंचे स्टेशन पर, विकसित वाले स्टेशन पर। इसमें कौन कौन देश आएंगे? अपना प्यारा भारत इसमें आ जाएगा, इंडिया आएगा, म्यांमार आ सकता है, आता ही है, नेपाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, श्रीलंका आएगा। ठीक है, ये सभी देश तीसरी दुनिया के देशों में शामिल हो जाएंगे। लास्ट में आता है फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज यानी इसमें चौथी दुनिया के। यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि तीन देश तो बार बार बताया जा रहा था अलग अलग, पहली दूसरी तीसरी या विकसित या विकासशील, जो भी कुछ पूंजीवाद समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन ये चौथा देश क्या आ गया, यानी ये चौथी दुनिया के देश क्या आ गया। और अक्सर एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों से सबसे ज्यादा अगर बात की जाए सबसे ज्यादा फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन और नॉलेज कम होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सिंपल सा मतलब ये होता है, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब ये होता है ऐसे देश जो कि पूरी तरीके से जिनकी इकोनॉमी यानी जिनकी जो अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, वो पूरी तरीके से अभी पटरी पर समझ लिए चढ़ी ना हो, वो पूरी तरीके से अभी माइनस में चल रही हो उनकी इकोनॉमी। यानी मतलब ये है कि उनकी जो आंतरिक स्थिति है पूरी तरीके से बदतर है, यानी आपस में मार्केट पूरी तरीके से इकोनॉमी छिन्न भिन्न हुई है। यानी आप कह सकते, जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे हर 10 दिन पर, हर 15 दिन पर जो स्टेट के जो मुखिया होते हैं, देश के जो मुखिया होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो कोई इसी तरह की ना पॉलिसी होगी, ना सरकार होगी टिकी हुई सरकार, ना जनता का कोई रूल होगा, ना कोई वहाँ पर लॉ होगा, ना कोई कानून होगा, कुछ नहीं होगा। तो चौथी दुनिया के देश शामिल, यानी कुल मिला जो सबसे दरिद्र देश, गरीब देश होते हैं, आपस में छिन्न भिन्न देश, ऐसे देशों को बोलते हैं चौथी दुनिया के देश, यानी फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज में उसको शामिल किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल लगभग जितना मुझे याद है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे इसमें एक देश है यमन, यहाँ पे एक देश है चाड, एक और देश है जैसे आप कह सकते हैं कि सोमालिया देश है ही चौथी दुनिया के देशों में शामिल है। फिर उसके बाद से आप कह सकते हैं युगांडा देश इसी में चौथी दुनिया के देशों में शामिल है। और अफ्रीकन कंट्रीज के लगभग जितने भी छोटे छोटे देश हैं जो गरीब हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं चौथी दुनिया के देशों में। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे कि कई सारे भारत के लोग जैसे देखते हैं कि सऊदी अरब में या कुवैत में या देखते हैं कि मॉरिशस और सिंगापुर में अक्सर लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो देखते होंगे भारत कई लोग सुने होंगे अपने गाँव में या शहरों में कि वहाँ पे लोग यमन देश में भी जाते हैं काम करने। तो वहाँ पे होता क्या है कि जिस कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपके यहाँ 1.5 साल या 2 साल के लिए काम आते हैं, तो जो ही वो यमन के किसी शहर के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे उस कंपनी की गाड़ी आती है और वहाँ पे आपको वहीं से रिसीव करके आपको सीधे कंपनी की जो बाउंड्री होती है आपको वहाँ पर सीधे अंदर लेके चली जाती है। उससे होगा अब उस अंदर लेके चले और पूरे 1 से 1.5 साल तक आपको उसके अंदर रहना होता है। बाहर घूमने की बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि जब ही बाहर निकलते हैं आप तभी आपके जान माल का किसी भी तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए वहाँ पर हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह का ये देश है। और एक और चीज़ गौर करिए, अगर आपको इसमें देखना है कि गरीब देश कैसे होते हैं तो आप जितने भी इंडेक्स आते हैं और जितने भी रिपोर्ट आती है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, महिलाओं से संबंधित रिपोर्ट, एजुकेशन से संबंधित रिपोर्ट, लिटरेसी से संबंधित रिपोर्ट, जितने भी सब वो चीज़ें आती हैं वो सब क्या होते हैं देखेंगे नीचे से। जैसे होता है ना कोई देश ऊपर से टॉप करता है और कोई लोग नीचे से टॉप करते हैं, तो नीचे से जितने भी टॉप 5 होंगे, टॉप मतलब ऊपर से नहीं, यानी सबसे नीचे जो होते हैं लिस्ट कंट्रीज जो होते हैं, लिस्ट कंट्रीज यानी सबसे निम्न देश, उनमें इनमें से यमन, चाड, सोमालिया और युगांडा या अफ्रीकन देश का नाम उसमें रहेगा ही रहेगा। तो ये प्रमाण है, प्रूफ है कि ये देश वास्तव में क्या है, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज में शामिल है। तो दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया को कभी अगर नाम आए तो अब घबराइएगा नहीं। एक दुनिया में इकोनॉमिक्स में 4 दुनिया होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज। तो आज इस क्लास में हम लोग आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, और पिछली जो वीडियो आप देख लीजिएगा पूरा करके, और हो सकता है कि पूरी एक वीडियो को पूरा एक समरी करके पूरे 3 से 4 घंटे की एक वीडियो आपको कंप्लीट इकाई में करके आपको दे दी जाएगी, उसको भी आप लगातार देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के आपको पूरा ये ग्लोबल इकोनॉमी पढ़ने के बाद आपको यह पूरी दुनिया को देखने की और समझने की और चीज़ों को अलग से शुरुआत करने की आपको काफ़ी समझ बढ़ गई होगी। और इकोनॉमी से रिलेटेड या कई अभी आप कह सकते हैं करंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी शुरुआत करनी हो तो आपको ग्लोबल इकोनॉमी आपको आना ही चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।